हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। आज से जो करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो एमसीक्यू हम लेके आते थे आप सभी के लिए, उस एमसीक्यू को हटा दिया गया है। अब जो करंट अफेयर्स होगा वो सिर्फ करंट अफेयर्स डिस्कशन होगा। एमसीक्यू को वीकली वीकली स्तर पे डिस्कस किया जाएगा। जितने भी एक वीक के एमसीक्यू होंगे उनको जो है एक साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आज के डिस्कशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला डिस्कशन। पहला जो न्यूज़ है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी और ये जो है चाइना का इनिशिएटिव था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था एशिया को अफ्रीका और यूरोप के देशों से कनेक्ट करना, और ये आपको लैंड और मैरीटाइम नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्ट करने का इनका प्लान था। तो खबर ये है कि ब्राज़ील के द्वारा बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए मना कर दिया गया है। ब्रिक्स समिट के बाद ब्राज़ील ने कहा है कि हमारा देश जो है वो बीआरआई में सम्मिलित नहीं होगा। इसके पहले जो है इटली और फ्रांस ने भी बीआरआई में सम्मिलित होने से मना कर दिया है था। तो ये न्यूज़ है कि बीआरआई जो है उसमें फ्रांस ने मना कर दिया है। इसके अलावा इटली और फिलीपींस ने पिछले साल मना कर दिया था। जो बीआरआई है उसका उद्देश्य ये है कि ये रीजनल इंटीग्रेशन और ट्रेड और व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक मार्ग डेवलप किया जाएगा इसमें, और ये चाइना का इनिशिएटिव है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपको सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो कि आपको कॉन्टिनेंटल पैसेज के थ्रू होगा, और एक होगा मैरीटाइम सिल्क रोड। इसमें आपको मेजर जो इन्वेस्टमेंट है, मेजर इन्वेस्टमेंट उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जैसे कि पोर्ट्स बनाना। ये आप देख सकते हैं कि ये चाइना के द्वारा शुरू किया गया है बीआरआई, और इसके जो है दो मेजर पार्ट हैं। एक तो आपको रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये आपको लैंड के थ्रू जाएगा, और ये आपको मैरीटाइम यानी कि समुद्र के थ्रू जाएगा। तो ये जो समुद्र के थ्रू जाएगा ये फुजहू से होते हुए आपको सिंगापुर, जकार्ता, और फिर ये आपको कोलकाता, कोलंबो, ये आपको इसको ढाका कवर, ये आपको श्रीलंका को कवर करते हुए फिर ईरान में चला जाएगा। फिर ये आपको रेनियांग केन्या के देश में लामू में, फिर यहाँ से स्वेज नहर क्रॉस करते हुए ये आपको इटली तक जाने का इसका प्लान है। जो धरती से जो इसको बनाया गया है कि जो लैंड के थ्रू जाएगा, उसमें आपको भारत का जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उससे होके ये आपको गिलगित बल्टिस्तान वाले क्षेत्र से होकर जो है पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको इसका हिस्सा जो है ये यहाँ से क्रॉस करेगा। तो भारत का जो कंसर्न है, सबसे पहला जो कंसर्न है कि भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि जो बीआरआई प्रोजेक्ट जो है वो भारत और पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर को गिलगित पाकिस्तान बल्टिस्तान रीजन से गुजरता है, जो कि भारत का हिस्सा है। और इसमें क्या है, दूसरा जो कंपटीशन है कि ये फाइनेंशियल इंसेंटिव जो दिया जा रहा है, लो इंटरेस्ट लोन, जैसे पाकिस्तान के थ्रू जो रास्ता जा रहा है, तो चाइना क्या करता है कि पाकिस्तान को लोन देता है कि आप इस लोन को लो और हमारे प्रोजेक्ट को अपने देश में जो है डेवलप करो। तो उसमें क्या होता है कि इतना ना उनके द्वारा लोन दिया जाता है कि जो कंट्री होते हैं वो डेट ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, और वो जो इन्फ्लुएंस कंट्री है जैसे चाइना है, तो उनकी बातों को मानना उनके लिए बाध्यता हो जाती है, क्योंकि वो इतना ना ज़्यादा कर्ज ले लिए होते हैं कि उनको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए बिना उनके सहयोग से नहीं चल सकता है। फिर तीसरा जो कंसर्न है भारत का वो सिक्योरिटी है। अगर भारत के पड़ोसी देशों के में चाइना का प्रेजेंस हो जाएगा तो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स पॉलिसी है वो कामयाब हो जाएगा, और चाइना जो है वो आप देख सकते हैं कि इसको ये आपको दोनों तरफ से चाइना जो है भारत को घेर देगा, यानी कि भारत के लिए व्यापारिक रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। तो ये मेजर चुनौती है भारत के लिए। तो इसीलिए भारत के द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें आपको पिछले साल G7 ग्रुप के साथ ये पार्टनरशिप हुआ था, B3W, जो कि आपको है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड वाला दूसरा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जो है मिडिल ईस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भारत ने शुरुआत की थी G20 प्रेसिडेंसी में। इसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की शुरुआत भी भारत ने की थी। तो ये भारत का काउंटर अटैक है कि भारत भी अपना जो व्यापारिक स्तर है उसको एक्सपेंड करने के लिए बीआरआई के बदले भारत इन सभी योजनाओं पर काम कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2024, नेविगेटिंग मैरीटाइम चोक पॉइंट रिपोर्ट 2024। तो ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2023 में 2.4% के दर से मैरीटाइम ग्लोबल मैरीटाइम जो है ट्रेड जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन ये 2022 के ट्रेड ग्रो से मैरीटाइम ट्रेड से काफ़ी कम, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, और अभी भी जो रिकवरी है वो काफ़ी कमज़ोर है। की मैरीटाइम चेक पॉइंट जो है आपको सूज हो गया, पनामा नहर हो गया, ये आपको अपसेटिंग डिस्ट्रप्शन के लिए इसमें कोल फेस्ट डिस्ट्रप्शन इनको चुनौती इनके सामने आ रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2024, जिसको सरकार के द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है, और इसको नोटिफाई किया है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के मंत्रालय के द्वारा।
और ये आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसको नोटिफाई किया गया है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2024 को नोटिफाई किया गया है। नया जो रूल है ये आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2004 का स्थान लेगा, यानी कि इसके पहले जो रूल्स था वो 2004 में जारी किया गया था और इसको अपडेट करते हुए 2024 में इस रूल को पुनः जारी किया गया है। ये जो रूल है ये आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अनुसार इसको लागू किया जाएगा। इसमें जो है 2023 के अमेंडमेंट में कहा गया था कि फास्ट ट्रैक प्रोसेस को अपनाया गया था ताकि रिसर्च को इनकरेज किया जाए और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाए। रूल्स जो है इसमें कहा गया है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का गठन जो है वो आपको किया जाएगा। इसके जो रूल्स के जो की हाइलाइट्स हैं उसमें सबसे पहले कहा गया है कि नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसमें आपको चेयरपर्सन जो अपॉइंट किए जाएंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा, और ये आपको 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा और ये इनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। इनका जो मुख्य काम यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो मुख्य काम होगा वो पहले तो ये आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड को एडमिनिस्ट्रेटिंग करेंगे, देखेंगे उसको, और ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड जो है 2002 के एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था। इसके बाद जो भी अप्रूवल्स इनके पास आएंगे उनको ये अप्रूवल देंगे। प्रोवाइडिंग टेक्निकल गाइडेंस सपोर्ट टू स्टेट बॉडी, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डाटाबेस रिलेटेड टू बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इनके द्वारा जो है डाटाबेस को मैनेज किया जाएगा, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज के जो डाटाबेस है उसको जो है एनबीए के द्वारा जो है मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अप्रूवल किया जाएगा। अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड टू बिफोर द एक्चुअल ग्रांट ऑफ आईपीआर। तो इसमें आईपीआर के तहत जो भी ग्रांट दिया जाता है उसके लिए इनसे अप्रूवल लेना आवश्यकता होगा। पेनाल्टी भी इनके द्वारा दिया जा सकता है, यानी कि फॉर वायलेशन रेंज फ्रॉम 1 रुपया टू 50 लाख विथ एडिशनल फाइन फॉर रिपीटेड वायलेंस। तो अगर किसी रूल्स का वायलेशन किया जाता है किसी के द्वारा तो 1 रुपये से लेकर 50 लाख तक का फाइन जो है इनके द्वारा जारी किया सकता है। जो सभी पेनल्टी वसूले जाएंगे वो आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड में या रिलीवेंट स्टेट के फंड में उसको सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव में उस फंड को लगाया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में। तो ये एक्ट जो है आपको मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। तो 1992 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लाया गया था और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा 10 सालों के बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था संसद से। इस एक्ट में कहा गया है कि जो 3 टायर मैकेनिज्म है उसको इनके द्वारा डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, यानी कि उनको जो है पावर दिया जाएगा निचले स्तर पे। एक नेशनल लेवल पे एनबीए, नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी। इसके बाद स्टेट लेवल पे सेम बॉडी इस्टेब्लिश किया जाएगा स्टेट लेवल पे। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का गठन जो है वो लोकल बॉडी के रूप में किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगला जो न्यूज़ है उसमें है कि 2024 का रिपोर्ट ऑफ लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज को रिलीज किया गया है और ये आपको वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके द्वारा जो गोल्स निर्धारित किए गए थे उनको इंडिपेंडेंटली असेसमेंट के लिए, उसके प्रोग्रेस को असेसमेंट करने के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो टेम्परेचर था पृथ्वी का 1.5 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर के बराबर वर्तमान में यानी कि 2023 में जो टेम्परेचर है जो पृथ्वी का वो आपको 1.45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और ये जो है घातक चीज़ है क्योंकि हमको इसको घटाना है, ये और बढ़ रहा है। इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो आपको हेल्थ रिलेटेड मोर्टेलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। 65 वर्ष से ज़्यादा उनके बच्चों जो वयस्क हैं, जो वृद्ध हैं, उनमें 167% जो है मोर्टेलिटी बढ़ गई है। ये आपको फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप क्वालिटी इत्यादि को भी प्रभावित कर रहा है। भारत के संदर्भ में इसमें कहा गया है कि भारत को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है और लगभग 2023 में 2400 आवर हीट जो है भारत ने ऑब्जर्व किया, यानी कि 100 दिन, एक साल में 100 दिन जो है भारत में हीट को महसूस किया गया। इससे जो है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। एवरेज एनुअल इकोनॉमिक लॉस इसमें जो बताया गया है वेदर रिलेटेड एक्सट्रीम इवेंट्स के 23% जो है वो बढ़ गया है। 2014 से 19 तक के बीच में लगभग 227 बिलियन डॉलर का नुकसान भारत को हुआ है। 227 बिलियन, 181 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स जो है वो आपको हीट के वजह से भारत का नुकसान हुआ है 2023 में, सिर्फ 181 बिलियन पोटेंशियल आवर्स। इसके बाद जो एडेप्टेशन है, मैनी कंट्री जो उनके पास जो है हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट कैपेसिटी नहीं है। 68% जो है आपको ओनली 68% रिपोर्टिंग हाई इम्प्लीमेंटेशन रेट्स आपको इसमें बताया गया है। 35% जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस के बारे में केवल उन देशों को पता है जिसके पास ऐसी सिस्टम डेवलप की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिकमेंडेशन की। इनके द्वारा सुझाया गया है कि कंप्लीट
वल्नरेबिलिटी एंड एडेप्टेशन असेसमेंट किया जाए, इंश्योर किया जाए कि जो भी कंट्री अपने कमिटमेंट को पूरा करे और अपने हेल्थ एड्रेस को, जो एड्रेस ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट है, उनको चैलेंज को स्वीकार करने और उसको टैकल करने के लिए कदम उठाएं। इम्प्लीमेंट हेल्थ फोकस्ड क्लाइमेट पॉलिसी, जो भी पॉलिसी डेवलप किया जाए वो आपको हेल्थ के लिए फोकस हो, क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन उसमें शामिल हो, सस्टेनेबल और रैपिड एनर्जी ट्रांजिशन की ओर काम किया जाए। तो इनके द्वारा सुझाव दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्मेनिया के बारे में। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें कहा गया था कि अर्मेनिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यह अर्मेनिया की जो राजधानी है एरेवन इसको कहा जाता है। अगर अर्मेनिया की बात की जाए तो ये एक लैंडलॉर्ड कंट्री है। इसमें आपको ट्रांसक्यूकिसिया जो है आपको साउथ टू कोलकस माउंटेन से घिरा हुआ है। अजरबैजान इसके आपको बॉर्डर कंट्री में तुर्की, अजरबैजान, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया और ईरान इससे सटे हुए हैं। ये डिस्प्यूट टेरिटरी इसमें अर्मेनिया का है, इसके साथ अजरबैजान के साथ, जिसको नगोर्नो काराबख का कहा जाता है। इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो माउंट आराघाट जो है ये आपको हाईएस्ट पीक है, अरास रिवर से यहाँ से होकर गुजरती है। ये आप देख सकते हैं, ये अर्मेनिया है, अजरबैजान यहाँ पे, या आपको जॉर्जिया हो गया। ये लैंडलॉर्ड कंट्री है अर्मेनिया। ये बगल में कैस्पियन सी का सागर, ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है। तो ये आपको अर्मेनिया के बारे में थी। अब बात करते हैं यू विन पोर्टल के बारे में। तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाता है, उस प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, देश में जितने भी वुमेंस और बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है उन सब के रिकॉर्ड्स को एक साथ कैप्चर करना, और उसके लिए जो है यू विन पोर्टल को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये आपको टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन को सुनिश्चित करेगा, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रेन के, जो कि बर्थ से लेकर 16 साल तक होंगे, जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो हैं उनसे सुरक्षा करने के लिए इसको रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा यू विन पोर्टल के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजेल्स के बारे में। तो एक नया विधि खोजा गया है, एक नया तरीका खोजा गया है, जिसमें कहा गया है कि टिनी प्रोटीन फ्रेगमेंट ऑफ जस्ट 5 अमीनो एसिड्स के फ्रेगमेंट, यानी कि सारस कोव 1 वायरस के 5 अमीनो एसिड के टुकड़े को लेके एक हाइड्रोजेल जो है उसको क्रिएट किया जाएगा। इससे क्या होगा, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अचीव किया जाएगा। अगर किसी को दवा देना है तो उसी खास जगह पे उस दवा को पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोजेल के बारे में, तो ये आपको क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन है। ये आपको 3 डायमेंशनल चेन होता है, नेचुरल स्ट्रक्चर, आपको ऑब्जर्व रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लड, और ये आपको फ्लूड के लार्ज अमाउंट को ऑब्जर्व करता है। इसको जो है सूटेबल माना जाता है फॉर ड्रग डिलीवरी बिकॉज ऑफ देयर स्विलिंग बिहेवियर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड बायोकम्पेबिलिटी। तो जो हाइड्रोजेल होता है उसको जो है ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए उचित माना जाता है, क्योंकि इसमें इसका बिहेवियर जो है वो स्विलिंग करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसमें मजबूत है, बायोकम्पेबिलिटी है, यानी कि इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो हाल ही में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का उद्घाटन गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। यह एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है टाइम फ्रेम को कम किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन को सीमलेस किया जाएगा। इसके थ्रू यूनिफाइड सिस्टम फॉर कंटिन्यूअस मैंडेटरी और परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स इंक्लूडिंग बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ, मतलब जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, तो उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाया गया है और इसको लॉन्च किया गया है ऐप, सिविल रजिस्ट्रेशन ऐप, होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्री के द्वारा। और इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, ये मैंडेट है कि सभी जो जन्म लेते हैं और जिनकी मृत्यु होती है उनको ऑफिशियली रूप से रजिस्टर्ड किया जाए। ये आपको रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के थ्रू आपको ऑपरेट होता है। ये जो रजिस्ट्रेशन है 7 शेड्यूल के कंक्रीट लिस्ट में है, यानी कि इस समवर्ती सूची में है, तो इस पर कोई भी कानून बना सकता है। तो ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में था। इसके बाद आज के फैक्ट के बारे में अगर बात करें, तो जो पहला फैक्ट है स्पर्श हिमालय महोत्सव, जो कि जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और हरियाणा के उत्तराखंड के अधिकारियों ने मिलकर स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 में भागीदारी इन्होंने लिया। और भारत के पहले लेखकों के गांव का उद्घाटन किया गया इसमें 27 अक्टूबर से। ये देहरादून में आयोजित हुआ। तो अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्पर्श हिमालय महोत्सव जो है कहाँ आयोजित हुआ, तो देहरादून में थानो गांव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो लेखकों के गाँव जिसको थानो बोला जाता है। इसके बाद दूसरा जो न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 12,850 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं का उद्घाटन किया है।
इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत कवरेज को इसमें बढ़ाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। तो पूछा जा सकता है कि स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी क्या है। तो ये आपको रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन जो है नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने किया। इसके बाद वरिष्ठ IAS अधिकारी विपिन कुमार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार जो है संभाल लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं, असम के प्रमुख संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षक संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग से संरक्षण नेतृत्व के लिए द हैरी मेसेल अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन है जो जिनको द हैरी मेसेल अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड जो है आपको विभव कुमार को मिला है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए ANR राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी को ANR राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रो कबड्डी लीग ने CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। प्रो कबड्डी लीग ने CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो अपने नाम किया है। पुणे के वैज्ञानिक ने अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं, जो इस न्यूरो डिजेनरेटिव स्थिति के लिए संभावित नया चिकित्सकीय दृष्टिकोण है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले खबर की। अगला जो फैक्ट है उसमें कहा जा रहा है कि असम के मानस नेशनल पार्क में दुर्लभ और मायावी एशियाई गोल्डन कैट को देखा गया है। एशियाई गोल्डन कैट असम के मानस नेशनल पार्क में देखा गया है। इसके बाद PM मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति को झारखंड की सोहराई पेंटिंग को उपहार में दिया और इस पेंटिंग को जो है GI टैग भी मिला हुआ है और ये झारखंड के हजारीबाग जिले में इसका जो है अस्तित्व है, हजारीबाग जिले में पाया जाता है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO अशोक चंद्रा को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला जो है कि किस महिला फुटबॉलर ने महिला बेसल 3D डीओर पुरस्कार जीता। तो एताना बोनमती महिला फुटबॉलर महिला बेलन डीओर पुरस्कार जीता, तो बेताना बोनमती के द्वारा जीता गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो 29 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं मैथ्यू वेड। RBI ने हाल ही में ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर व्यवसाय के रूप में किसे मंजूरी दी है। तो जियो फाइनेंशियल को RBI ने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी दी है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बन गई हैं। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। तो ये थी आज की डिस्कशन। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसको जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।